एक ऐसा ब्रिज जिस पर चलते टाइम ऐसे लगता है जैसे हम आसमान में तैर रहे हैं और बादल तो नीचे ही रह गए हैं। मैं बात कर रहा हूँ साउदर्न फ्रांस की टार्न वैली में बना मिलाऊ वायाडक्ट ब्रिज की, जो इंजीनियरिंग का एक अद्भुत करिश्मा है। इस ब्रिज की टोटल हाइट 343 मीटर है, जो फ्रांस में ही बने एफिल टावर से 43 मीटर ज्यादा है। ब्रिज की टोटल लेंथ 2.5 किलोमीटर है, जो सिर्फ 7 पाइलन पर टिका हुआ है। इस ब्रिज पर बना हुआ रोड ग्राउंड लेवल से 245 किलोमीटर की हाइट पर बना हुआ है। अब इतनी हाइट पर ब्रिज को स्टेबल रखना वाकई में बहुत बड़ा चैलेंजिंग काम है, क्योंकि इस वैली के अंदर 200 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से हवा चलती है और लैंडस्लाइड भी यहाँ पर पॉसिबल है, और ऊपर से अर्थक्वेक का डर तो हर जगह पर रहता ही है। अक्टूबर 2001 में जब ब्रिज का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुआ तो सबसे पहले चैलेंज था जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन करना और पाइलन के लिए एक मजबूत फाउंडेशन तैयार करना। आप अंडर वाटर डैम की वीडियो को जरूर से देखना, जहां पर हमने जियो टेक्निकल इन्वेस्टिगेशन के बारे में बात की है। हम पाइलोन नंबर 2 के फाउंडेशन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि इस पाइलोन की टोटल हाइट 343 मीटर है। फाउंडेशन के लिए सबसे पहले जमीन की खुदाई तब तक की गई जब तक हमें बेड रॉक की लेयर ना मिल जाए। यह एक स्ट्रॉन्ग लेयर होती है पाइलोन के हेवी वजन को उठाने के लिए। लगभग 15 मीटर तक खुदाई के बाद में बेड रॉक की स्ट्रॉन्ग लेयर मिली, जहां से फाउंडेशन बनाना स्टार्ट किया जा सकता है। लेकिन इस लेयर पर डायरेक्ट फाउंडेशन नहीं बनाया जा सकता। जरूरी है कि फाउंडेशन की पकड़ बेड रॉक के साथ में मजबूती से हो। तो इसके लिए बड़े डायमीटर के बोर होल इस बेड रॉक की लेयर में बनाए गए। इस बोर होल के अंदर स्टील रीइंफोर्स्ड बार का स्ट्रक्चर सेट करके इसमें कंक्रीट को भरा गया, जिससे टोटल 4 पाइल फाउंडेशन बनकर तैयार हो गए, जो मदद करते हैं फाउंडेशन को बेड रॉक की लेयर से मजबूती से पकड़े रखने के लिए। अब फाउंडेशन बनाने के लिए प्री फैब्रिकेटेड फ्रेमवर्क बनाया गया, जिसमें लेटरल सपोर्ट के लिए ब्रेसिंग भी लगाए गए, जो एक बार में 4 मीटर का फाउंडेशन तैयार कर सकता है। और इसके अंदर हाईली डेंस स्टील रीइंफोर्स्ड बार का ग्रिड पैटर्न बनाया गया, जिसमें कंक्रीट को भरा गया। 1 से 2 दिन वेट करने के बाद जब फाउंडेशन सूख जाता है तो इस फ्रेमवर्क को ऊपर उठाते हैं, फिर से रीइंफोर्स्ड स्टील बार का स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है और फिर कंक्रीट को भरा जाता है। और यही प्रोसेस चलती रहती है जब तक कंप्लीट फाउंडेशन बनकर तैयार ना हो जाए। जब फाउंडेशन बनकर तैयार हो जाता है तो यहाँ से मेन पाइलोन बनना स्टार्ट होता है, जिसके लिए स्टील रीइंफोर्समेंट बार का स्केलेटन तैयार किया जाता है। अब यहाँ पर कंक्रीट भरने से पहले सेल्फ क्लाइंबिंग फ्रेमवर्क तैयार किया जाता है। यह फ्रेमवर्क अपने आप से ऊपर मूव कर सकता है और इसमें मोमेंट के लिए हाइड्रोलिक जैक लगे रहते हैं। अब इस फ्रेमवर्क में कंक्रीट भरने के बाद में यह फ्रेमवर्क अपने हाइड्रोलिक जैक की हेल्प से ऊपर मूव करता है और फिर से वही प्रोसेस चलती जाती है। लेकिन इस ब्रिज को बनाने में आने वाले चैलेंज अब स्टार्ट होंगे। सबसे पहले पाइलोन की हाइट बढ़ने के साथ में कंक्रीट को ऊपर तक सप्लाई करने में मुश्किलें आने लगेगी, जिसके लिए पाइलोन के सपोर्ट के साथ में टावर क्रेन को बनाया जाता है, जो वर्कर्स और रिक्वायर्ड इक्विपमेंट्स और कंक्रीट की सप्लाई ऊपर तक करता है। टावर क्रेन की डिटेल्ड वर्किंग आप इस वीडियो से समझ सकते हो। पाइलोन 2/3 हाइट तक सिंगल शाफ्ट में ही बनाया गया, लेकिन इस पॉइंट के बाद में पाइलोन को 2 अलग अलग आर्म में डिवाइड कर दिया गया, जिसके लिए 2 अलग अलग फ्रेमवर्क बनाए गए और सेम ही तरीके से आगे कंस्ट्रक्शन का काम चलता रहेगा। यहाँ पर 2 अलग अलग आर्म में डिवाइड करने के पीछे कुछ रीजन है। नंबर 1, पाइलोन को एरोडायनामिक बनाया जाए ताकि हाई स्पीड में यहाँ पर चलने वाली हवा टावर को नुकसान ना पहुँचाए। और दूसरा रीजन लोड को इवनली डिस्ट्रीब्यूट किया जा सके। और थर्ड रीजन इसकी ब्यूटी भी है। और फोर्थ रीजन जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे। लेकिन यहाँ पर चैलेंज नंबर 2 इंजीनियर्स का इंतजार कर रहा था। इतनी हाइट पर पाइलोन को वर्टिकली एकदम स्ट्रेट रखना वाकई में बहुत बड़ा चैलेंज है, और इसके लिए जीपीएस को काम में लिया गया। जनरली हमारे मोबाइल फ़ोन का जीपीएस होता है वह 5 to 10 मीटर की एक्यूरेसी के साथ काम करता है, लेकिन कंस्ट्रक्शन साइट पर 5 to 10 मीटर किसी काम का नहीं है, इसलिए हमें मिलीमीटर की एक्यूरेसी की जरूरत होती है। तो हाई एक्यूरेसी को अचीव करने के लिए साइट पर एक जीपीएस स्टेशन बनाया गया, जो एक एंकर पॉइंट का काम करता है। एक्चुअल में यह जीपीएस स्टेशन एक रेफरेंस पॉइंट होता है, जो एरर को कम से कम करने की कोशिश करता है। तो इसके लिए सबसे पहले इसी बिंदु के XYZ कोऑर्डिनेट निकाले जाते हैं जीपीएस सैटेलाइट की हेल्प से।
यहाँ पर आपको ज़्यादा कंफ्यूज नहीं होना है। XYZ कोऑर्डिनेट ठीक बचपन में जब स्कूल में हमने ग्राफ को पढ़ा था, जिसमें एक पॉइंट की जगह पता करनी होती थी। जैसे X एक्सिस में 2 चलना है और Y एक्सिस में 3 पॉइंट चलने पर जहाँ दोनों बिंदु क्रॉस करेंगे वहाँ हमें हमारा पॉइंट मिल जाएगा। इसी तरीके से Z एक्सिस होता है जो थर्ड डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। यह पॉइंट रेगुलर GPS सैटेलाइट से कनेक्ट रहता है और अलग अलग टाइम में अपनी लोकेशन चेक करता रहता है। जैसे एनवायरनमेंट डिस्टरबेंस की वजह से कितनी एरर आई, अर्थ के ऑर्बिट से कितनी एरर आई, जिससे यहाँ पर एक एरर की रेंज निकल कर आ जाती है। यहाँ पर एक GPS पाइलोन के ऊपर और लगाया जाता है और यह GPS डिवाइस भी सैटेलाइट से कनेक्टेड रहती है और यह डिवाइस अपनी लोकेशन सैटेलाइट से पता करती है और साथ में हमारे रेफरेंस पॉइंट से भी यह कनेक्टेड रहती है। तो सबसे पहले यह डिवाइस अपनी लोकेशन पता करेगी और फिर रेफरेंस पॉइंट से एरर का पता लगाएगी और एक एग्जैक्ट पोजीशन का पता चल जाएगा। तो इस तरीके से पाइलोन की हाइट बढ़ती जाएगी और रेगुलर GPS से टावर को वर्टिकली स्ट्रेट रखने के लिए इसकी पोजीशन पता की जाती है। आपको जानकर हैरानी हो सकती है, जब टावर बनकर तैयार हुआ तो सिर्फ अपने एक्सिस से 2 से 3 मिलीमीटर डेविएट हुआ। ब्रिज में टोटल 7 पाइलोन बनाए गए। यहाँ पर पाइलोन नंबर 2 की हाइट सबसे ज्यादा है। बाकी रिमेनिंग जितने भी टावर है उनकी हाइट अलग अलग है इस पहाड़ी एरिया की वजह से। अब यहाँ से सबसे बड़ा चैलेंजिंग काम स्टार्ट होता है कि इन पाइलोन को आपस में कनेक्ट करते हुए रोड कैसे बनाई जाए। यदि आपने कंक्रीट ब्लॉक बना लिए रोड बनाने के लिए, तो अभी तक हमारे पास में ऐसी कोई क्रेन नहीं है जो इतनी हाइट पर हेवी लोड को उठाते हुए कंक्रीट ब्लॉक को ऊपर रख दे। टावर क्रेन तो बिल्कुल भी सेफ ऑप्शन नहीं है। तो इंजीनियर्स ने एक दूसरा शानदार तरीका निकाला। मुझे कुछ लोग ऐसे भी मिले हैं जो यह तैयारी करके बैठे हैं कि AI अब तो सब फील्ड को खत्म कर ही देगा और उसमें एक 3D एनिमेशन भी है, तो हमें तो कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन जो लोग AI से डर रहे हैं उनको मैं एक छोटी सी बात कहना चाहूँगा। AI बुलेट ट्रेन है, यदि आप इसमें सवार हो गए तो आपको ये बहुत आगे ले जाएगा। और यह सोचकर बैठे हो कि इसमें जो लोग बैठे हैं उनका सबका एक्सीडेंट हो जाएगा, तो आप बैठे ही रहोगे, क्योंकि दुनिया को ज़रूरत बुलेट ट्रेन की है। और ऐसा ही 3D एनिमेशन में है। हमने हमारे कोर्स में AI के यूज से अपनी क्वालिटीज़ और प्रोडक्टिविटीज़ को इम्प्रूव किया है, जहां हमने एनिमेशन के हर एक डिटेल सेक्टर के बारे में बात की है। यदि आप इंटरेस्टेड हो तो कोर्स की डिटेल्स डिस्क्रिप्शन में दी गई है, जरूर से चेकआउट कीजिएगा। इस बुलेट ट्रेन में सवार होने की जरूरत है, ना कि डरने की। अब वापस टॉपिक पर आते हैं। ब्रिज के दोनों साइड में पॉइंट जमीन के लेवल के बराबर है, तो क्यों ना कंक्रीट के ब्लॉक को यहाँ पर बनाया जाए और फिर धक्का लगाते हुए 1 बाय 1 टावर को कनेक्ट किया जाए। तो फिर यहाँ पर एक चैलेंज आया कि पाइलोन के बीच में डिस्टेंस लगभग 350 मीटर है, तो कंक्रीट ब्लॉक इतनी मजबूती से इतने डिस्टेंस को कवर करते हुए कनेक्ट नहीं हो सकते। तो फिर इस प्रॉब्लम से बचने के लिए क्यों ना स्टील के बड़े ब्लॉक बनाए जाए, जिनको स्टील डेक भी बोला जाता है। और यहाँ पर रोड हमारा स्लाइटली कर्व्ड भी है, तो स्टील को कर्व शेप में डाला जा सकता है। स्टील डेक को बनाने का कॉन्ट्रैक्ट एफिल स्टील वर्क्स कंपनी को दिया गया। इसी कंपनी ने एफिल टावर में भी स्टील प्रोवाइड करवाया था। यह कंपनी स्टील प्लेट्स को प्रॉपर मेजरमेंट के साथ काटने के लिए CNC प्लाज्मा कटिंग टेक्नोलॉजी को काम में लेती है, जो ठीक आसमान से गिरने वाली बिजली की तरह ही होती है। वाकई में ये टेक्नोलॉजी बहुत इंटरेस्टिंग है। इस कंपनी ने कुछ इस शेप के स्टील बॉक्स बनाए, जिनके बीच में ऐसा गैप है और डेक को सपोर्ट करने के लिए बीच में और भी स्टील रोड लगे हुए हैं। इनकी टोटल विड्थ 32 मीटर है। हर एक बॉक्स की लेंथ 20 to 22 मीटर है। अब आइडिया बहुत सिंपल है कि एक एक स्टील बॉक्स को वेल्ड करते जाएंगे और आगे पुश करते जाएंगे, जिससे एक रोड के लिए डेक बनता जाएगा और यह प्रोसेस दोनों साइड से चलेगी और बीच सेंटर में आकर मिल जाएंगे। तो इसके लिए सबसे पहले सभी टावर पर स्लाइडिंग मैकेनिज्म और बेरिंग लगाए गए, जिन पर डेक स्लाइड करता हुआ आगे जाएगा। बीच में स्टील के कुछ बड़े बड़े और भी टावर खड़े किए गए, जो डेक को एक पाइलोन से दूसरे पाइलोन तक पहुंचने के बीच में सपोर्ट करते जाएंगे। एक पावरफुल हाइड्रोलिक सिस्टम स्टार्टिंग पॉइंट पर लगाया जाएगा, जो डेक को ऊपर उठाएगी और साथ में आगे भी पुश करता जाएगा। इसका वर्किंग मैकेनिज्म आप देख सकते हो, कुछ ऐसे यह काम करता है। डेक की आगे एक नोज भी लगी रहती है, जो हल्की होती है। यह नोज पहले पाइलोन पर पहुंच जाती है और फिर पीछे के पार्ट को मैकेनिकली सपोर्ट करती है।
अरे यह क्या हुआ, पूरा मैकेनिज्म शानदार तरीके से चल रहा था, वन बाय वन पूरे पाइलोन कोलैप्स कर गए। इसके पीछे का रीजन एक सिंपल एग्जांपल से समझते हैं। एक टेबल पर कुछ सामान रखा हुआ है, इसको यदि आप नीचे खड़े होकर फोर्स लगाते हो तो आपका फोर्स टेबल के लेग्स में भी टेंशन क्रिएट करेगा और हो सकता है टेबल टूट जाए। लेकिन यदि आप टेबल के ऊपर बैठकर इस बॉक्स को फोर्स लगाओगे तो कहीं पर कोई भी टेंशन क्रिएट नहीं होगा। और यही हमारे ब्रिज के साथ में है। यदि हम ब्रिज के ऊपर हाइड्रोलिक सिस्टम रखकर स्टील बॉक्स को फोर्स लगाएं तो पाइलोन के फाउंडेशन पर कोई भी हॉरिजॉन्टल फोर्स नहीं लगेगा। तो ठीक ऐसा ही किया गया। हर एक पाइलोन पर कंप्यूटर कंट्रोल्ड हाइड्रोलिक सिस्टम लगाया गया और डेक को उठाने और स्लाइड करने में ज्यादा फ्रिक्शन क्रिएट ना हो उसके लिए यहाँ पर टेफ्लॉन की कोटिंग आपस में कॉन्टेक्ट आने वाले पार्ट्स में की गई। टेफ्लॉन की कोटिंग बेसिकली हमारे घरों में नॉन स्टिकी बर्तनों पर इसकी लेयर की जाती है जिसकी वजह से खाना चिपकता नहीं है। अब सभी पाइलोन पर लगा हाइड्रोलिक सिस्टम डेक को खींच भी रहे हैं और आगे भी फोर्स लगा रहे हैं और इसको इस तरीके से कंट्रोल किया गया कि किसी भी पाइलोन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स ना लगे। यह रोड डेक 4 मिनट में 600 mm ही मूव कर पाते हैं। तो इन डेक को अपने फाइनल पोजीशन पर पहुंचने के लिए हमें 3-4 दिन का टाइम लगता है और इसमें सबसे ज्यादा जरूरी है कि वेदर कंडीशन हमारे फेवर में होनी चाहिए। यदि यहाँ पर तेज हवाएं चल रही है तो यह ऑपरेशन नहीं किया जा सकता। एक बड़ा चैलेंज यहाँ पे और आता है कि दो पिलर के बीच में डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा है तो फिर डेक के बीच में सपोर्ट देना भी जरूरी है, अदरवाइज लोड को बैलेंस नहीं कर पाएंगे। तो बीच में सपोर्ट देने के लिए स्टील पाइलोन केप बनाए गए जो 90 मीटर हाइट के हैं और इनका वेट 700 टन है। इन पाइलोन केप से केबल्स को कनेक्ट किया गया डेक के साथ में जो डेक को बीच में से भी सपोर्ट करते हैं। फाइनली 28 मई 2004 को दोनों साइड के डेक एक सेंटर पॉइंट पर आकर कनेक्ट हुए और आपको जानकर हैरानी होगी कि जब दोनों साइड के डेक आपस में मिले तो सिर्फ 1 सेंटीमीटर का डिफरेंस आया, बाकी 99.99% एकदम परफेक्टली मैच हुए। मिलाऊ ब्रिज में टोटल 36,000 टन स्टील का यूज हुआ। डेक सेट होने के बाद में यहाँ पर रोड बनाया जाता है और रोप को टाइट किया जाता है। यहाँ पर रोप लगे हुए हैं, उनकी डिजाइन एकदम अलग है। यह बाहर से ऐसे दिखते हैं जैसे एक पूरी ही रोप है, लेकिन यहाँ पर इंजीनियर्स ने काफी ट्रिकी दिमाग लगाया। असल में यहाँ पर एक नहीं मल्टीपल रोप का बंडल है। वैसे तो इन रोप की लाइफ 120+ ईयर है, लेकिन इनमें यदि कोई रोप डैमेज हो जाती है तो 1 बाय 1 रोप को निकालकर यहाँ पर रोप की रिपेयरिंग की जा सकती है, जिससे अदर रोप पर भी सर्विस के टाइम पर ज्यादा लोड नहीं आएगा। अभी जस्ट ब्रिज बनकर तैयार हुआ है, लेकिन यहाँ पर नेचर के चैलेंज अब आना स्टार्ट होंगे। हाई स्पीड हवा, अर्थक्वेक, इनको तो यह ब्रिज बैलेंस कर लेगा, लेकिन हमें नहीं भूलना चाहिए कि इस ब्रिज में बहुत ज्यादा मेटल यूज हुई है। तो गर्मियों में यह ब्रिज 8 to 12 सेंटीमीटर एक्सपेंड करता है, इसलिए ब्रिज के दोनों साइड में थर्मल एक्सपेंशन जॉइंट लगे रहते हैं जो ब्रिज के एक्सपेंशन को स्पेस प्रोवाइड करवाता है। लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम तो तब आती है कि एक्सपेंशन के टाइम पाइलोन पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगता है, तो इसको मैनेज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक्चुअल में डेक पाइलोन के ऊपर परमानेंट फिक्स नहीं किया गया है। पाइलोन के ऊपर स्लाइडिंग और लो फ्रिक्शन बियरिंग लगे रहते हैं जो ब्रिज को एक्सपेंड होने में हेल्प करते हैं और पाइलोन के हॉरिजॉन्टल फोर्स को रिड्यूस करते हैं। बाय चांस यदि यहाँ पर टेम्परेचर 40 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुँच जाता है तो यह ब्रिज 1 मीटर से भी ज़्यादा एक्सपेंड कर सकता है और ऐसी कंडीशन में पाइलोन का वाई स्ट्रक्चर पाइलोन को टूटने से बचाएगा। यदि आप किसी लकड़ी को बीच में से ऐसे डिवाइड करके उस पर हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाते हो तो उसका टिल्ट होने का एंगल बढ़ जाता है। ठीक इसी थर्मल एक्सपेंशन से बचने के लिए यहाँ पर पाइलोन का वाई शेप डिजाइन काम आता है जो ब्रिज को एक्सपेंड करने पर फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करवाते हैं बिना किसी डैमेज के। इन सभी चैलेंज को फेस करते हुए मिलाऊ ब्रिज शान से खड़ा है जो एक बेस्ट टूरिस्ट स्पॉट भी है आज के टाइम में। उम्मीद करता हूँ इंजीनियरिंग पॉइंट ऑफ व्यू से आपको इस ब्रिज की कंस्ट्रक्शन समझ में आई होगी। ऐसा एनिमेशन आप सीखने में इंटरेस्टेड हो तो हमारे बेहतरीन 3D एनिमेशन के कोर्स को ज्वाइन कर सकते हो। हमें आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, तो उम्मीद है कि आप चैनल के मेंबरशिप के थ्रू हमें ज़रूर सपोर्ट करोगे। थैंक यू।